हिंदी स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने कल बताया था, पिछली कक्षा में आप लोगों को जो भी हम क्लास लेंगे यानी पाठ सूची जो भी हमारे सिलेबस में होंगे उन सभी को पढ़ने के बारे में बताए थे हम पीछे की कक्षा में। आज उसी के घड़ी में जो पहली जो हमारी क्लास है वो आज यही क्लास है, वर्णमाला। वैसे वर्णमाला तो छोटा चैप्टर नहीं है और कोशिश करेंगे, क्योंकि मेन तो होता है वर्ण, है ना। मेन होता है वर्ण कि वर्ण पे पूरे हिंदी है और इसी को हमें अच्छा से समझना है। और इसी के लिए हम आज थोड़ा लंबा भी क्लास ले सकते हैं या फिर थोड़ा डिटेल्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम आज का क्लास नहीं समझेंगे तो फिर हमें व्याकरण पढ़ने में काफ़ी तकलीफ होगी। इसीलिए हम कोशिश किए हैं कि थोड़ा आपको जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज दें, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा ये वर्णमाला का क्लास 1 है, ठीक है। इसमें जो भी होंगी ऑल क्लास के लिए, यह ऑल क्लास के लिए होगी और हमें सभी छात्रों को इसे देखना है और अच्छा से देखना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग। इस घड़ी में सबसे पहले हम एक प्रश्न आपको लिखे हैं, कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं, इनमें से क्या कहते हैं। क में है वर्ण कहते हैं, ख में है शब्द कहते हैं, ग में है वर्णमाला कहते हैं और घ में है ध्वनि कहते हैं। हमें पता लगाना होगा कि आखिर इसमें से कहते किसे हैं। कि जो मेरे ऑफलाइन के छात्र होंगे उसको तो पता हो गया होगा कि इसमें हम क्या कहते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले छात्रों को मैंने तो नहीं बताया अभी तक, लेकिन ऑफलाइन वाले को मैं बता चुका हूँ, उनको पता होगा अच्छी तरह से, है ना। इसका जो उत्तर होगा हमारा वर्णमाला होगा। कैसे होगा तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों हुआ। सबसे पहले वर्ण के बारे में समझते हैं। वर्ण जो होता है लगभग वर्ण और ध्वनि दोनों बराबरी होता है। वर्ण और ध्वनि दोनों बराबरी होता है। समझते हैं कि ध्वनि जो होता है ना, कि जो भी कुछ हम बोलते हैं और आपके कानों तक जो सुनाई जाता है ना, वही हमारी ध्वनि है, ठीक है। और उसी ध्वनि को जो हम लिख के बताते हैं वही हमारा वर्ण है, समझिएगा। यानी जिस वर्ण को हम बोलते हैं और जो आवाजें सुनाई देती है ना, वही आपका क्या है, जो आवाज सुनाई देती है वही आपका ध्वनि है। और जिस ध्वनि को हमने बोला है वही हमारा वर्ण है। ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बराबर हुआ, है ना। यही चीज अगर हम सुनते हैं यानी कि बोलते हैं तो कोई अगला सुनता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वर्ण का मौखिक रूप। लिख कर नहीं, मुंह से, वर्ण का मौखिक रूप। अब देखिए, यह ध्वनि क्या हो गया, वर्ण का मौखिक रूप हो गया। और समझिए इधर कि उसी ध्वनि को, है ना, जब हम लिखते हैं तो वही हमारा हो जाता है वर्ण। क्या समझे? उसी मौखिक ध्वनि को जब हम लिखते हैं तो वही हो जाता है हमारा वर्ण। और इसी को कहते क्या है, ध्वनि का लिखित रूप भी कहा जाता है। ध्वनि का लिखित रूप भी कहा जाता है। अब समझिए कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। दूसरी बात, और यह लिखने के क्रम में जिस चिन्ह द्वारा लिखते हैं उस चिन्ह को क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह। मैंने पिछली कक्षा में देवनागरी लिपि के बारे में चर्चा किया था, है ना। देवनागरी लिपि जो है ना कोई लिपि चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है ना। तो इस लिपि चिन्ह के मतलब क्रम के अनुसार यह देवनागरी एक लिपि है। लिपि चिन्ह को ही लिखने के लिए एक विधि है, इस विधि का नाम है देवनागरी लिपि, ठीक है। अब देखिए, हमारा हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है,
है ना। तो उसके लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है वही चिन्ह हमारा क्या कहलाता है, लिपि चिन्ह कहलाता है। जैसे मैंने अ लिखा, हर्ष ए लिखा, हर्ष ओ लिखा, ठीक है। और इसी अ को जब मैंने बोला तो आपके कानों तक सुनाया गया, है ना। यह जो सुनाया गया तो वही हो गया क्या चीज, ध्वनि हो गया। और उसी ध्वनि को मैंने लिख दिया तो वही वर्ण हो गया। इसीलिए बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, वर्ण और ध्वनि बराबर। दूसरी बात हम देख रहे हैं क्या, इस लिपि चिन्ह के द्वारा, है ना, जैसे मान के चलिए ये चिन्ह दिए, यानी ये छाप छोड़े, फिर मैंने ये छाप छोड़े, फिर मैंने ये छाप छोड़े। देख रहे छाप जो छोड़ रहे हैं, इसी छाप छोड़ने की दूसरा नाम क्या है, लिपि चिन्ह, है ना। और लिपि चिन्ह में बोले कौन सा लिपि चिन्ह, तो हमारा हिंदी वाला जो छाप छोड़े हैं वह देवनागरी लिपि छाप के अंतर्गत आता है। और देख रहे हैं ना, अंग्रेजी में ABCD जो मैंने छाप छोड़े हैं वह रोमन छाप के बराबर होता है। रोमन छाप आप लोग नहीं कहिएगा, जब रोमन मतलब लिपि कहिएगा, कि अंग्रेजी जो लिखते हैं हम लोग कि रोमन लिपि में लिखते हैं, और हिंदी जो हम लोग लिखते हैं देवनागरी लिपि में लिखते हैं। यानी कि जो छाप जो होता है वही लिपि चिन्ह होता है। अब देखिए हमारी बात क्या करें, अभी यहाँ पे मैंने क्या कहा कि वर्ण को क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह के द्वारा हम सजाते हैं। क्या करते हैं, लिपि चिन्ह के द्वारा हम सजाते हैं, और वही जो दिखने लगता है तो वही वर्ण कहने लगता है ना। दूसरी भाषा में मैंने यहाँ पे पहले भी पढ़ा चुका हूं, अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्णमाला क्या होते हैं, वर्णमाला। सबसे पहले माला का मतलब जानते हैं, देखते हैं माला, देखते हैं माला, ये माला है ना, माला, यही माला हो गया, ये माला है ना। तो माला में देखिए कि विभिन्न सारे मोतियों से मिलकर के एक मोती माला बना है ना, यानी विभिन्न सारा मोतियों से मिलकर के जो माला बना है उसे मोती माला कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार वर्णमाला क्या करेंगे, तो विभिन्न सारा वर्णों को मिलकर ये क्या होगा, तो माला बनेगा, वही वर्णमाला कहलाएगा। यानी कि इसको हम लोग पढ़ुआ के भाषा में समझेंगे तो वर्ण, यानी कि वैसे कई मतलब ज्ञाता ने कई अपने हिसाब से परिभाषा दिया है कि वर्णों के में मतलब वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे, और किसी किसी ने कहा है कि वर्णों के, है ना, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को, यानी क्रमबद्ध रूप को, यानी क्रम के साथ व्यवस्थित की मतलब व्यवस्था के साथ, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। मैंने भी क्या क्या ध्यान सुनिएगा कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। ऐसे ही नहीं, अ के बाद क नहीं, है ना, अ के बाद आ के बाद हर्ष ई, यही व्यवस्थित रूप हुआ, समझे, यह क्या हुआ, व्यवस्थित रूप हुआ। तो इसी के व्यवस्थित रूप कहा जाता है। जैसे मान के चलिए कि यह मान लेते हैं कि यह जो है आपकी बाबा जी है, यह जो है दादी जी है, यह जो है आपके पापा जी हैं, यह जो है आपके मम्मी जी है ना। देख रहे हैं ना कि पहले बाबा को बिठाया गया है, फिर दादी को बिठाया गया है, फिर पापा को बिठाया गया है, फिर मम्मी को बिठाया गया है, फिर अगर आप ब्याहे गए होंगे तो आप यहाँ बैठिएगा, फिर आपके बगल में आपकी पत्नी श्री बैठेगी। बात समझी। तो यानी कहने का मतलब कि यह एक क्रम से हुआ, व्यवस्थित रूप से हुआ। ऐसा नहीं कि बाबा बैठा दिए बगल में मम्मी को बैठा दिए, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, दादी बैठेगी, नहीं मरी हुई है तब फिर मतलब, लेकिन सिस्टम से ही बैठेगा। तो यानी कहने व्यवस्थित रूप यही हुआ, एक के बाद इसको होना चाहिए तो यही हुआ है। इसके बाद यहाँ देखिए चलने के सब चलेगा, चलने के लिए सब चलेगा, लेकिन यह एक व्यवस्थित तरीका से हुआ कि पहले बाबा, फिर दादी, फिर पापा, फिर मम्मी, फिर मैं, फिर अपना कन्या। यानी कहने का मतलब यह जो एक तरह से देख रहे हैं हम लोग, तो यह व्यवस्थित तरीका हुआ। तो वही बात हमने यहाँ पे समझाया है कि वर्णमाला में जो है ना, तो वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक मैंने अभी यहाँ पे साबित किया था कि जिस ध्वनि को हम जिस देखो मौखिक रूप से जो बोला गया रहता है आवाज,
उसी को जब लिखते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं, वर्ण। उस वर्ण को दर्शाने के लिए कोई ना कोई हम लिपि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसके आंसर बताइए, तो ये अ लिपि चिन्ह हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। आ लिपि चिन्ह हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो मैंने यही बात तो यहाँ पे लिखा है कि लिपि चिन्ह, जब अ हुआ लिपि चिन्ह, आ हुआ लिपि चिन्ह, तो यानी कि यह तो भी तो वर्ण है कि नहीं है, वर्ण, ये लिपि चिन्ह भी है। देख लीजिए, ये अ वर्ण भी है और ये अ लिपि चिन्ह भी है। तो देखिए, तो मैंने यही तो लिखा हूं यहाँ पे कि लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को, यानी कि कह सकते हैं इसे ना कि वर्ण के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। अब समझ में आया, यही डायरेक्ट लिखे जाते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, तो सीधा आप क्या मारते हैं, दोनों कट तीनों कट सीधा मारते वर्णमाला। लेकिन मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया। एग्जाम भी ऐसे ही करेगी, जैसे मैंने किया वैसा आपकी एग्जाम भी करेगी, है ना। आपके सिंपल भाषा को चेंज करेगी और आपको अच्छा से समझना होगा, ताकि क्या कह रही है एग्जाम की भाषा, मैं उस भाषा को थोड़ा समझ करके उत्तर दे। यानी कि इसी वर्ण के दूसरा नाम को क्या आप क्या लिख दिया यहाँ पे, लिपि चिन्ह लिख दिया है। क्या लिख दिया है यहाँ पे, लिपि चिन्ह लिख दिया है। समझे, तो बात यही हुआ कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ गया बात? नहीं समझा होगा तो कमेंट कीजिए, फिर समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, वर्णमाला भी समझ गए होंगे कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। और उसी को मैंने क्वेश्चन बदल दिया था कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को, यानी एक लिपि चिन्ह रहेगा तो कहेंगे लिपि चिन्ह, एक से अधिक लिपि चिन्ह रहेगा तो लिपि चिन्हों बोले। तो यानी कहने का मतलब, एक वर्ण है तो सीधे वर्ण, एक से अधिक वर्णों का समूह है तो वर्णमाला। ठीक उसी प्रकार लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे, तो वर्णमाला कहेंगे। क्लियर है? देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। हम यहां से ऐसे चले हैं, ठीक है, ऐसे चले हैं, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब देखिए बात, हम चलते हैं फिर से वर्ण के अगला क्रम में। वर्ण को दो भागों में बांटा गया, वैसे तीन भागों में बांटा गया है, लेकिन अभी हम लोग दो बार भाग पढ़ेंगे, फिर अगला बार तीसरा भाग भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग दो ही भाग पढ़ेंगे, है ना। तो वर्ण के दो भाग, एक स्वर वर्ण एगो व्यंजन वर्ण, एक स्वर वर्ण एगो व्यंजन वर्ण। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा, स्वर वर्ण हम उसे कहेंगे, है ना, यानी कि कुल मिलाकर के जिसको बोलने में किसी दूसरे की आवश्यकता ना पड़े, यानी कि स्वतंत्र अवस्थाएं बोला जा सके, उसे ही क्या कहेंगे, हम स्वर वर्ण कहेंगे। ठीक है, और ऐसी स्वरों की संख्या देख लीजिए। अगर डायरेक्ट वे में पूछेगा कि कुल स्वर कितनी होती है, तो कुल स्वर हो जाएगा 13। कौन कौन सा, ओ आ हर्ष ई दीर्घी, हर्ष ओ दीर्घ ओ, री ए ऐ ओ औ अंग अ, ये 13 हो जाएगा। कैसे होगा मैं अभी मतलब बदलूंगा, देखिएगा। तो यानी कहने का मतलब, कहेगा कुल स्वर तो 13 हो जाएगा। कहेगा हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या तो 11, ये दोनों छट जाएगा। ठीक है, ये दोनों छट जाएगा। और कैसे छटेगा मैं बता रहा हूं, अभी स्थिर रहिए। चलिए अब देखिए, उसमें जो होता है मूल स्वर 4 होता है, यानी कि स्वर में मूल स्वर कितनी होती है, 4 होती है। उस 4 में देख लीजिए कौन कौन सा होता है, अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री, यही आपका मूल होता है स्वर, 4 गो। अब जो इसके बाद जो बनता है ना, इसी से मिल के बनता है, आगे बताएंगे ये कैसे मिलता है। अभी इतना समझिए कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। अभी आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगले क्लास में हम पूछेंगे कि हमने जो कहा था कि एक नहीं दो मूल स्वर को जोड़ा है तो हमारा यह अगला स्वर बना है, यह मैं उस समय पूछूंगा। इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा कि मूल स्वर कितनी होती है, 4 होती है। दूसरी बात, मात्रा के आधार पर स्वर की कितनी संख्या है, 2 गो, एगो लघु मात्रा एगो गुरु मात्रा, एगो लघु मात्रा एगो गुरु मात्रा। किसके आधार पर बोले मैंने, यह मैंने बोला मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, 2 होता है। एक होता है लघु मात्रा, एक होता है गुरु मात्रा। ठीक है, अब देखिए बात समझिए।
आते हैं थोड़ा व्यंजन पे। यानी व्यंजन को बोलने के लिए जो है ना, किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है। इसको अकेला हम लोग नहीं बोल सकते, है ना। तो यानी कहने का मतलब कि व्यंजन की परिभाषा कैसे हम कह सकते हैं कि जिसको उच्चारण के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़े उसे व्यंजन कहेंगे। यानी कुल मिलाकर ये समझे कि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। अब देख लीजिए हमारा व्यंजन, देखिए यहाँ पे लिखे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखते हैं अभी क ख ग, देख लीजिए। तो यह व्यंजन है कि यह व्यंजन है, बताइए आप लोग, यह व्यंजन है ऊपर वाला कि ये वाला व्यंजन है। तो हमारे जो ऑफलाइन के छात्र होंगे वो तो तुरंत बता दिए होंगे कि कौन सा होगा। तो बता रहे हैं कि असली जो है ना व्यंजन जो है यह नहीं है। क्यों नहीं है? देख लीजिए, अभी तो इसमें स्वर जुड़ा हुआ है ना, तब मिलके ये क बना है। देख रहे हैं ना, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है तब जाकर के ख बना है ना। तो यानी कि स्वर तो हम पहले छांटे हुए इधर खाली व्यंजन को रखे हुए हैं। जब स्वर को छांट दिए खाली व्यंजन को रखे हैं तो व्यंजन न दर्शाइएगा, क्योंकि स्वर में देखें स्वर न फेंटा गया है इसमें, तो स्वर को हमें नहीं फेंटना है, बाहर निकलना है इसे, हमें खाली व्यंजन को देखना है। तो मैंने देखा कि व्यंजन को दर्शाने के लिए इसमें क्या लगाते हैं, हल। इसे क्या लगाते हैं, हल लगाते हैं। हल का दूसरा नाम हलंत भी है ना। यह जिस वर्ण में लगता है उसको आधा कर देता है, यानी कि उसमें स्वर को निकाल फेंकता है। यह हल हमारा ये काम करता है, स्वर को निकाल फेंकने की काम करता है हमारा हल। देख रहे ना, एक इधर का देहाती भाषा में इसको सोंगर बोला जाता है। हट गया ना तो अकेले नहीं खड़ा हो सकता है, इसीलिए सोंगर लगा दिया गया है। इसमें सोंगर लगा के उसको खड़ा किया गया है ना। इसे साबित हो रहा है इस सोंगर जो हटा देंगे ना तो गिर जाएगा, कहीं का नहीं रह जाएगा, है ना। इसीलिए उसको अगर हटाना है सोंगर ना तो पहले उसको मजबूत बनाना होगा। मजबूत मतलब किसी न किसी का सहारा दे करके। तो इसमें सहारा किसका मिलेगा, तो स्वर की सहारा मिलेगा, तब जाकर के खड़ा रहेगा। तो इसमें जो है ना ये अभी वर्ण तो वो व्यंजन है लेकिन इसमें स्वर मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, यानी शुद्ध व्यंजन को लिखने के लिए हल लगाया जाता है, इतना समझिए कि शुद्ध व्यंजन को लिखने के लिए हल लगाया जाता है। अब देखिए मैंने वहां कहा था क्या कि भाई ये 13 कैसे हो गया स्वर। तो देख लीजिए थोड़ा, ये अंग देख रहे हैं, अंग देख लीजिए, ये अंग ऐसे होता है, ये अ इधर अलग है, अनुस्वर इसमें अलग है, ये अ अलग है, ये देखिए स्वर है साथ में, स्वर है साथ में। तो यहाँ स्वर में गिनती इसको कर लिया गया है ना। लेकिन उसको स्वर से निकाला क्यों है, हिंदी वर्ण वाला मेघाड़ी कैसे रखा है, तो इसलिए रखा है कि वर्ण व्यंजन में जाकर घुस जाता है। तो घुसता कैसे है देख लीजिए, मैंने ही बताया है क्या कि किसी वर्ण को सहारा जब मिलता है ना स्वर से तब पूर्ण व्यंजन बनता है और तब बोलने के उच्चारण लायक बनता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक बताते हैं तुम आप लोग को, ध्यान दीजिए कि अभी जो आपको बोले हम कि क बोलने के लिए तो सीधे कहिएगा क। हम बोले क्या व्यंजन, कोई एक व्यंजन बोलो तो आप क्या कहिएगा, सर क, अरे क अ तो बोलिए दिया लास्ट में, और नहीं बोलना, अगर अ हटा के बोलो तो निकल भी नहीं करेगा। जब ये क फिर भी अ कहा जाएगा, तो यानी जब ये बोलेंगे क तो अ कहिए जाएगा। मतलब क्या कि बगैर हम स्वर की सहायता से किसी व्यंजन को बोलिए नहीं सकते। इसीलिए व्यंजन को बोलने के लिए यानी उच्चारण करने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती ही होती है। तो मैंने क्या देखा कि बगैर स्वर की सहायता से व्यंजन को हम बोल नहीं सकते, ठीक है। अभी देखिए क ऊपर अनुस्वार लगाए हैं, यानी कि दो है ना यहाँ पे अंग और अ, इन दोनों को आयोग बाह में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है, आयोग बाह श्रेणी में रखा गया है। क्यों रखा गया है उसमें देख लीजिए। अ का मतलब होता है क्या, देख लीजिए, योग का मतलब क्या होता है, वाह मतलब क्या होता है। तो मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अ के योग से बना व्यंजन के लिए अर्थ वहन करता है। क्या करता है यह, तो अ के योग से बना व्यंजन के लिए क्या करता है, अर्थ वहन करता है। जैसे कि मैंने क अंग, देखो तो कंग लिखा, देखिए तो इधर क है, ये सब जोड़े थे अंग स्वर ना, तब कंग बना था। यह क हम इधर है, इधर देखिए तो पहले से ये था, मैंने जोड़ा है इधर ना, तब ना कह बना है। तो यानी कि देखिए तो अभी से पहले ये स्वर के रूप में था यह,
काम किया है यहाँ आकर के, सेट हुआ है तब न कंग कहाया है, तो कंग कहा था वो नहीं कहा था। तो यानी कहने का मतलब यही स्वर व्यंजन के लिए यहाँ पे काम करना चालू कर दिया है ना। तो जब ये व्यंजन के लिए काम करना चालू कर दिया है तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसे हम, तो इस श्रेणी को हम अयोगवाह श्रेणी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वह इसमें भी गिनती है उसमें भी गिनती है, दोनों में गिनती है। दूसरी भाषा में समझिए कि अयोगवाह, मैंने फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि अ के योग से बना व्यंजन, अ के योग से बना व्यंजन के अर्थ के लिए जो वहन करता है उसे अयोगवाह कहते हैं, है ना। तो यानी कि अ के योग से मिलने के बाद बना है यह, सबसे पहले तो यह अंग ही बना है अ के योग से, ध्यान से देखिए फिर से कि अंग ही बना है अ के योग से, है ना। जब अंग ही बना है अ के योग से तो वैसे तो चल ही गया स्वर व्यंजन में, स्वर वर्ण में, ठीक है। तो जब पहले से स्वर वर्ण कंफर्म हो चुका है, लेकिन जब इसे प्रयोग करते हैं ना तो व्यंजन के लिए जो काम करते हैं, है ना, अब जब व्यंजन के लिए अर्थ वहन करता है उस समय इसे फिर चेंजिंग हो जाता है ना। इसीलिए मैंने लिख दिया है कि व्यंजन के लिए काम किया है। यही अंग यहाँ पे क्या किया है, तो व्यंजन के लिए काम किया है। काम किया है कि नहीं काम किया है ना। दूसरी बात देख लीजिए कि ध्यान सुनिएगा कि इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अयोगवाह कहा गया। किसको, अंग को और अह को, ठीक है। स्वर होते हुए भी काम दूसरे के लिए कर रहा है तो क्या नहीं हो गया, अयोगवाह के श्रेणी में चला गया वो। यह संख्या कितनी है इसकी, 2 है, एक अंग है एक आह है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे, एक आती है हमारा वर्ण विच्छेद। आगे हम चैप्टर इसका स्पेशल चलाएंगे, वैसे अभी थोड़ा हिंट्स दे रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, जैसे मैंने एक नाम लिखा है यहाँ पे सुनीला, क्या नाम लिखे हैं, सुनीला। देख लीजिए, सुनीला को मैंने उसको तोड़ा है, मैंने देखिए स हर्ष उ न हर्ष ई ल आ, यह मूल रूप हुआ, ठीक है। और यह जो दोनों सबको मैंने सेट कर दिया है, सेट करके सुनीला बना है, यह मात्रिक रूप कहलाता है। यह विच्छेदित रूप है, यह मात्रिक रूप है ना। और इसको मतलब अभी तो पहले तो नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब खूब पूछा जा रहा है। वर्ण विच्छेद से क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है, इसीलिए थोड़ा अच्छा से इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे हम इसको पूरे मतलब फुल अच्छा से पढ़ाएंगे, तभी और थोड़ा हिंट्स के लिए बता दिए हैं ताकि वर्ण हमारा आया है ना तो बता दिए हैं कि वर्ण विच्छेद भी एक कोई ना कोई बात आएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कैसे अधूरा वाला मतलब व्यंजन है, कैसे स्वर को सहायता किया है, फिर जाकर के यह एक मूल शब्द बना है। मैंने इसीलिए यहाँ पे अभी पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है, लेकिन आगे वर्ण विच्छेद की क्लास हम लेंगे और समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब खूब पूछा जा रहा है, पहले 2019 से पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब खूबे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए अगला जो हमारा सिस्टम है, देख लीजिए स्वर की मात्रा। क्या है, स्वर की मात्रा। देख लीजिए, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब स्वर के साथ व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं, है ना, तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आता है उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। देख लीजिए, जैसे यहां पे आ लिखे, ठीक। अब ध्यान दीजिए फिर से क्या कहें यहाँ पे हम कि व्यंजन के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए कि जब भी व्यंजन स्पष्ट उच्चारण होगा तो उसमें स्वर घुसेगा। देखा है ना, क कहे तो अ घुसा, घुसा के नहीं घुसा, का कहेंगे तो इसमें क्या होगा, आ घुसा, तब जाके स्पष्ट हो पाया, है ना। तो देख लीजिए यहां पे ये अ जो था, का तो हुआ, आ तो सहायता किया, लेकिन जब यह व्यंजन में सहायता करने लगा तो यह अपने मूल रूप को छुपा लिया। क्या किया, यह अपने मूल रूप को छुपा लिया और किस में चला गया, तो व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में आ गया, का। देखिए सिर्फ आया चिन्ह के रूप में, खाली का, खाली चिन्ह के रूप में आया है। किस में रूप आया है, तो खाली चिन्ह के रूप में आया है। यह टी नहीं है, इसको टी नहीं समझिएगा, यह चिन्ह है, आ का वो चिन्ह है, ठीक है। तो यह क्या होगा, तो यह मूल रूप में नहीं आएगा, किस में आएगा, तो खाली चिन्ह के रूप में आएगा। यह पूरे लाइन हमारा यही कहता है, कुछ नहीं कहता है।
आपको लिखने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, बस समझने के लिए इतना समझिए कि किसी वर्ण को लिखने के लिए, है ना, उसको सहायता के साथ, उच्चारण के साथ लिखने के लिए, है ना, जब हम स्वर को फेंक देते हैं व्यंजन में, तब जो हमारा उच्चारण निकलता है, तो उसमें जो रहता है ना, स्वर का मूल रूप नहीं रहता है। रहता क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ उसका चिन्ह रहता है। बस यही, यह लाइन आपका यही कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए फिर से, पहला जो हमारा यह है क्या, अ, इस अ में कोई चिन्ह नहीं रह जाता है। देख लीजिए, यह अदृश्य है। अदृश्य कैसे है? तो जैसे मान के चलिए क कहे, इसमें कोई चिन्ह नजर आ रहा है? कोई चिन्ह नहीं है। हम जानते हैं इसमें अ है, ऐसे निकालते हैं तो अ निकल के आता है, चिन्ह कोनो नहीं है। लेकिन वही का कहते हैं, तो देख लीजिए इसमें क्या है, आ चिन्ह है। ये आ है, मतलब ये है, ये चिन्ह है। कु कहेंगे, कु कहेंगे, तो देख लीजिए यह क्या है, इसमें यह चिन्ह है, लेकिन क में चिन्ह नहीं है, मतलब अ में चिन्ह नहीं है, वह अदृश्य है। ठीक है, अब देखिए आ में देख लीजिए कैसा चिन्ह है, यह चिन्ह है। देखिए आ में कौन सा चिन्ह है, ये टी नहीं है, फिर से कर रहे हैं, इसको टी नहीं लिख दीजिएगा, यह आ का चिन्ह है, आ का। देख लीजिए यह हर्ष ई उल्टा है, पीछे से मतलब पहले लगा हुआ है, यह हर्ष ई है। यह दीर्घ ई है, बाद में लगा हुआ है, यानी पीछे से लगा हुआ है। ये ऊ है, देख लीजिए ऊ मतलब ये ऐसे लगता है, ऊ है ना। इसके बाद ये कॉमा है, इसको कॉमा है, ये कॉमा है, लेकिन यह ऊ है। अब देख लीजिए हर्ष ऊ दीर्घ ऐसे लगता है ना। इसका कॉमा है, इसका री कैसे लगता है, ऐसे लगता है। ध्यान दीजिएगा, री कैसे लगता है, तो ऐसे लगता है। मुर्गी पूछ उल्टा है, मुर्गी पूछ उल्टा, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए एक भी ऊपर नहीं है इसमें, इसका मतलब हम समझेंगे ऊपर एगो है। ठीक है, इसका मतलब एक है, लेकिन समझेंगे इसमें क्या है, दो है। ओ देख लीजिए इसमें क्या है, एगो ऊपर है, एगो नीचे है। यही है क्या, यही क्या है, तो चिन्ह है, स्वर चिन्ह है। अब देख लीजिए औ है, देख लीजिए औ, दो गो ऊपर है, एगो नीचे है। यही क्या है, तो स्वर का चिन्ह है। जब व्यंजन में सटेगा वो अपने आप को छुपा लेगा, खाली और चिन्ह को रखेगा, है ना। यही बात यह लाइन हमारा कह रहा था। अब फिर से देख लीजिए, हो गया। अब देखिए अंग, बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे। अंग जो होता है अनुस्वार, एक देख लीजिए, एक अनुस्वार होता है, एक चांद बिंदु होता है। तो यह हमारा अनुस्वार जो होता है ना, संस्कृत के शब्दों के लिए प्रयोग होता है, और ये चांद बिंदु होता है किसके लिए, तो हिंदी के शब्दों के लिए प्रयोग होता है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिए फिर से कि यह हमारा चांद बिंदु हिंदी के प्रयोग में जाता है, और यह अनुस्वार संस्कृत के शब्दों के लिए प्रयोग में जाता है। दूसरी बात, इसमें अनुनासिक में भी आता है। आगे के क्लास में हम चर्चा करेंगे, ये अनुनासिक भी होता है, लेकिन अब इतना समझिए कि अनुस्वार संस्कृत के लिए और चांद बिंदु हिंदी शब्दों के लिए। ठीक है, भूलिएगा नहीं, इसको अनुनासिक भी बताएंगे हम, घबराना नहीं है। चलिए इसके बाद देख लीजिए, अदृश्य वाला अ छुपल था ना, कोनो चिन्ह है इसमें, कोई चिन्ह नहीं है, तो खाली क है। आकर है, देख लीजिए एगो चिन्ह था, एगो चिन्ह लगा दिया, क्या हो गया, का। एगो चिन्ह हर्षी लगाए पीछे से, मतलब पीछे नहीं पहले, तो पहले लगा दिए। देख लीजिए, अब फिर क्या है, बाद में लगा है दीर्घ ई, इसे दीर्घ ई बोला जाता है, तो की हो गया। देख लीजिए ऊ लगा हुआ है, नीचे से लगा हुआ है। देखिए आप फिर से ए, देखिए एगो लगा है, एगो लगा दिए। देख लिए दूगो लगा है ऊपर ऐ में, तो दूगो लगा, कई पढ़ेंगे ऐ कई। देख लीजिए एगो ऊपर एगो नीचे है, तो क्या हो गया, ओ हो गया। देखिए क में व्यंजन में सेट कर दिए, को हो गया। तो यही जो हमारा चिन्ह है, क्या है, स्वर चिन्ह है। देखिए औ है, दूगो एगो नीचे है, क में सेट कर दिए, क हो गया। देखिए अनुस्वार था, इसमें सेट कर दिए, कंग हो गया। और देखिए क है, विसर्ग लगा दिए, देख लीजिए यही तो विसर्ग ना, तो क्या हो गया, ये क हो गया। यानी कहने का मतलब, किसी व्यंजन में अगर हम किसी स्वर को सेट करेंगे तो हमको दिखेगा क्या,
स्वर अपना तुरंत नंगनी तंगनी मोड़ करके मूल छुपा लेगा और दिखाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह दिखाएगा कि देखो मैं यहाँ पे लटका हुआ हूं, हटा नहीं हूं। हटेंगे तो ये साला पागल हो जाएगा वह व्यंजन, इसको सोगर लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसके पास खड़ा हूं। यानी कहने का मतलब कि किसी व्यंजन को उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती ही होती है। अब देख लीजिए, एगो हमारा ये री है, इस री को उच्चारण कैसे करते हैं? कोई कुछ से कुछ कर देता है, कोई कुछ से कुछ कर देता है। ओरिजिनल जो री का उच्चारण जो होता है, देख लीजिए, ट के उच्चारण की तरह होता है। ट के उच्चारण की तरह, ट मतलब देख लीजिए, जब ये ट कहते हैं ना तो जी हमारा ऊपर है ना, जी हमारा ऊपर, ट ट कहाँ टकराता है तो जी ऊपर टकराता है, फिर आवाज निकलता है ट। तो हमें री को भी वैसे ही उच्चारण करना है, री री री। देख लीजिए कैसे उच्चारण करना है, तो जिस प्रकार हम ट का उच्चारण करते हैं ठीक उसी प्रकार हमें री का भी उच्चारण करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पे तीर लगा दिए हैं, मतलब क्या, यहाँ पे बोर्ड की लाइन खत्म हुई है ना, तो मैंने इस तीर को ऊपर ले गया है, यहाँ पे इस तीर को मैंने यहाँ पर कट किया है, इसके बाद वाली लाइन यहाँ से खत्म होकर के यहाँ से शुरू होगा, इसलिए जहीं तहीं उसको नहीं उतार लीजिएगा। बोर्ड की अभाव है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, है ना। इधर हम लोग थोड़ा सिस्टम समझिए वही बात, अभावग्रस्त होते हुए पढ़ा रहे हैं, है ना। यानी कहने का मतलब व्यवस्था के अभाव है, कोशिश करते हैं आप लोग को व्यवस्था नहीं रहते हुए भी व्यवस्था को फुल आपके दिमाग व्यवस्थित कर दें। ठीक है, अब देख लीजिए, स्मरण रहे मतलब ध्यान दीजिए, जहां लिखे स्मरण रहे तो ध्यान दीजिएगा। मतलब क्या, आपको अगर याद रखने के लिए याद रखिएगा मैटर देखिए क्या है। पहला मैटर मैंने यहाँ पे रखा हूं, देख लीजिए, या फिर टी नहीं समझिए इसे टी नहीं है, यह टी नहीं है, यह क्या है तो हमारी आ का स्वर जो होता है ना उसका चिन्ह है। ये देख लीजिए, ये किसकी चिन्ह है तो दीर्घ ई का चिन्ह है, हर्ष ई नहीं बोले, दीर्घ ई का चिन्ह है ना। इसके बाद ओ, एगो ऊपर एगो नीचे, या दूगो ऊपर एगो नीचे, फिर यह विसर्ग वाला चिन्ह है। देख लीजिए मैंने क्यों कह रहा हूं ये बात दो बार आप ये खाली चीर फाड़ पा रहे हैं, तभी अरे भाई चीर फाड़ नहीं पा रहे, वहां पर नियम लिखा रहे हैं कि यह जो मात्राएं हैं देख लीजिए, तो यह वर्ण के पीछे लगती है। पीछे देख, पीछे वाला डायलॉग नहीं यहाँ पे, यह पीछे का मतलब हुआ कि हम लोग समझते इधर पीछे इधर आगे, ऐसी नहीं। इसमें क्या समझेंगे, जैसे मैंने राधा लिखा, राधा लिखा ना यहाँ पे, तो राधा में देख लीजिए ये आकार कहाँ लगा, र के बाद लगा। ये नहीं कहिएगा ध का पहले लगा दिए तो पीछे हुआ, ऐसा नहीं मैंने किया है। मैंने क्या किया, यहाँ पे र के बाद लगाया है तो पीछे लगा, र के पीछे लगा है, ध के पीछे लगा है आकार, म के पीछे लगा है कौन, देख लीजिए दीर्घ ई, क के पीछे लगा है ओकार, नहीं ना कोमल में। अब ध्यान दीजिए, यह मिलन में था, यह मौसी में है, यह मौसी में है, मौसी शब्द वाला है यहाँ पे। तो मौसी में देख लीजिए कि दो गो ऊपर एगो नीचे, कहाँ लगा है तो म के बाद, म के बाद मतलब म के पीछे, और स के भी पीछे लगा है, देख रहे हैं ना। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर रूल यही लिखाया गया है कि जब भी ये मात्रा लगता कहाँ है तो किसी वर्ण के पीछे, पीछे मतलब ये आ गया फिर पीछे से यह आया। मैंने बताइए, जैसे मैंने यहाँ पे क म लिखा तो पहले कौन लिखा क, पीछे से कौन लिखा म, तो हुआ ना पीछे, है ना। देख म था पीछे से लगाए ना दीर्घिकार तो हुआ ना मी, अब हुआ ना पीछे, हाँ पीछे, पीछा मतलब यही वाला पीछे नहीं होता है, यही पीछे होता है। पहले इसको लिखा पीछा से इसको लिखा, इसीलिए पीछे। समझ में आया बात, समझ में आई बात। चलिए दूसरा हमारा नियम है हर्षी वाला मात्रा, देख लीजिए ये लगता कहाँ है, देख लीजिए तो वर्ण के पहले है, जिसको आप पीछे समझते थे वह पीछे वह पहले है। देखिए पहले कैसे है, निधि, ये तो नौ के पहले लगाए हैं,
नहीं लगा है, ध के पहले लगा है, स के पहले लगा है, नहीं कहेगा सर र के बाद में लगा है। मैं उसका प्रयोग नहीं किया हूं, मैं सिर्फ 100 का बता रहा हूं, खाली 100 का बता रहा हूं, 100 का, कि जब भी ये वाला मात्रा आएगी ना वो कहां लगेगी, पहले पहले। अब देख लीजिए, जिसका ज से पहले लगा है कि नहीं लगा है, हाँ लगा है। यही तो समझाना चाह रहे थे कि जब भी हर्ष ई का मात्रा लगेगा पहले लग जाएगा, बाद में नहीं, पहले। चलिए, आदि मतलब ये आदि शब्द वाला नहीं है, यह खत्म होने वाली है, मतलब और भी है, इतना ही तो रखते हैं, यह वाला आदि है। ठीक है। तीसरा जो हमारा नियम है, देख लीजिए, ये पुछ नगरी का पुछ नहीं है, ये हर्षु है, ये दीर्घु है, ये री वाला है, इसको नगरी समझिए। देखिए ये री वाला है, ये वाला री वाला है, यह री है। यह मात्राएं देखिए कहाँ लगता है, तो वर्ण के नीचे, वर्ण के नीचे लगता है। जैसे सुमित देख लीजिए नीचे लगा है, मधु देख नीचे लगा है, कृषि नीचे लगा है, वृत्त नीचे लगा है, यह नीचे लगेगा। यह मैंने बताया यहां पर। चौथा हमारा नियम कहता है क्या, ए ओ ठीक, ओ देख ली, ऐ मतलब ऐ है ऊपर वाला, ये ऐ है ऊपर वाला, इसको छोड़ दीजिए, उतना ही रखिए ना। देख लीजिए चांद बिंदु, ये मात्रा क्या होता है, तो ऊपर लगती है। कहाँ लगती है, ऊपर, ये नीचे नहीं लगेगी, ये ऊपर लगेगी। जैसे पैर ऊपर लगा, सैर ऊपर लगा, बैर ऊपर लगा, चांदनी ऊपर लगा है, चांदनी के ऊपर लगा है, देवेंद्र ऊपर लगा है। देखिए ये नहीं, ये बात कर रहे हैं आदि, ये ऊपर लगने वाली क्या होगा, तो ए होगा, ऐ होगा, चांद बिंदु होगा। अब देख लीजिए पांचवा नियम, कि जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो, क्या हो, कि कोई भी शब्द हो जिसकी शुरुआत स्वर से हो, तब देखो क्या होता है, तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। वास्तविक रूप मतलब है ना, बताए थे वहां पे, व्यंजन में सट के नहीं, वह खुद अपने आएगा, अकेले स्वतंत्र रूप से, डर भर नहीं होगा उसको, अकेले आएगा। जैसे आम देख लीजिए, अकेले आया है, पहले आएगा तो हम ही जाएंगे, स्वर खाएगा। जब भी स्वर आएगा तो सॉन्ग की जरूरत नहीं उसे, वो अपने रंगदार है ना। तो अकेले आया कि नहीं आया, ये अकेले आया, अपने वास्तविक रूप में आया, कोई चिन्ह के साथ नहीं आया, वो खुद अपने आया है। ठीक। इमली देखिए, वो अपने आया कि नहीं आया। एहसास देखिए, अपने आया कि नहीं आया। तो यानी कि यह लाइन क्या कह रही है, कि जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आएगा, ओरिजिनल चेहरा लेके आएगा। यही लाइन कह रही थी। ठीक। अगला जो हमारा है छठा बिंदु नियम के रूप में, कि जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़ते हैं, अगर कोनो शब्द आ गया और दू गो स्वर एक ठमा आ गया, तो देख ले क्या होता है, तो पहला स्वर मात्रा के रूप में आता है और दूसरा स्वर जो है अपने वास्तविक रूप, मतलब समझिए, वास्तविक रूप का मतलब हुआ जो उसका ओरिजिनल चेहरा है ना वो दिखाएगा। बात समझे, वास्तविक रूप मतलब क्या हुआ, जो उसका ओरिजिनल चेहरा है वह दिखाएगा। ठीक है। और मात्रा का मतलब क्या हुआ, कि किसी न किसी व्यंजन को व्यंजन में सटल होगा, अकेले नहीं होगा, वो सट के आया होगा, है ना। जब भी दोबारा आया ना तो पहले से तो इंगेज कर रखा है बेहुदा, है ना। एगो दो कैसे जाएगा, तो पहले तो इंगेज है कि नहीं है। तो जब इंगेज है तो अकेले ना रह जाएगा, अब तो अकेले छुटझाड़ा पन के आएगा, मतलब पूर्ण अकेले आएगा, पूरे क्या कहते हैं उसको, शेर की तरह अकेला रहेगा, बिंदास रहेगा अकेले। लेकिन पहले अगर आ जाएगा तो पहले छेक न लेगा, तो पहले छेक आ जाएगा, दूसरा वाला जाएगा वह खुले रहेगा। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा शुरुआत, क्या कहा शुरुआत, तो देख लीजिए शुरुआत में इसको तोड़ते हैं तब समझ में आएगा गुंजाइश। अब तोड़ते हैं, देखो कैसे तोड़ते हैं। जैसे मैंने कहा शुरुआत, देखिए तो सु, तो स उ मिलके सु बना है, र आ उ मिलके रू बना है। लेकिन आ जो देखे तो आ, इससे पहले भी देख लीजिए यह उ आया हुआ है, इसके बगले में जस्ट आ गया है आ, तो इसको तो जोड़ा मिल गया है ना, इसको तो अपना इंगेजमेंट हो गया र के साथ में।
लेकिन इसका तो नहीं हुआ, क्योंकि इंगेज तो पहले करके रखा था वो, तो इसको थोड़े मिलेगा, नहीं मिला। तो यानी कहने का मतलब खुद अपने अकेले रह गया, अकेले। यानी कहने का मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर किसी शब्द में दो दो लगातार स्वर आता है, तो जो पहले आता है ना तो किसी न किसी चिन्ह के रूप में आएगा, और दोबारा जो आता है ना तो खुद उसका वास्तविक जहर आ जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा शुरुआत में आया ना आ, अगर ध्वनि आया तो लिखना तो पड़ेगा, तो ध्वनि आया ना तो लिखना तो पड़ेगा, लेकिन संग तो कोई नहीं रहा इसको, इसीलिए पहले आएगा तो संग तो मिल गया, इसीलिए पहले जाया करो संग मिल जाएगा, इसीलिए लेट से नहीं। तो ये छोटा ऊ पहले आया था तो रो मिल गया इसको, ये आ आया बाद में तो नहीं मिला, तो अकेले रहना पड़ गया इसे, और बाद में तो और मिलकर तो बनिए गया है, तब जाकर शुरुआत बनता है। हम लोगों ने क्या देखा कि अगर किसी एक शब्द में दो दो लगातार स्वर आते हैं, तो पहला जो स्वर रहता है वह खाली मात्रा में आएगा। जैसे देख लीजिए शुरू, देखिए मात्रा में आ रहा है, देखिए मात्रा, यही मात्रा, ये मात्रा है, देखिए यही है मात्रा में आ गया। और दूसरा जो आएगा वह वास्तविक रूप में आएगा। हम यही समझाना चाह रहे थे छठा नियम के कानून के साथ, ठीक है। अब देख लीजिए एक चीज और समझाना आप लोग चाह रहे हैं कि अभी तक में हमको नहीं लग रहा है कि 90% छात्र यह भी जानते होंगे कि हर्ष ऊ कैसे लिखा जाता है और दीर्घ ऊ कैसे लिखा जाता है। अभी तक कोई जानता नहीं होगा। हमको नहीं लग रहा है कि 90% छात्र भी जान रहा होगा। अगर जान रहे होगा, देखिए हमको तो ठग तो लेवे कीजिएगा, हम तो सामने से देखेंगे नहीं, अंदर तो झाकेंगे नहीं, है ना। तो हम तो सामने बैठिएगा तो दिखा देंगे, पूछ लेंगे बताओ कैसे लिखा जाता है, लेकिन सामने तो है नहीं आप लोग, तो पूछेंगे किसे। तो मैं अपने अपने दिल पे हाथ रखिएगा और कहिएगा कि सर मुझे पहले से पता था, है ना। और जिस चीज को पता नहीं था सब कमेंट में कीजिएगा कि आज ही सीखें, आज ही सीखें, आज ही सीखें। अगर जो बेईमानी कीजिएगा तो फिर वही बात सातों हाँ नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। आप लोग अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा, मतलब अच्छा जो भी ओरिजिनल बात हो। देख लीजिए कैसे लिखते हैं। ये र होता है ना, अगर इसमें सटा के लिखिएगा, देखिए सटा के मतलब ये रू, ये रू, देख लीजिए। तो यह रू जो होता है यह हर्षु है और दीर्घ है, तो यही मैंने इंडिकेट यहाँ पे कर दिया है। तो यह आपका जो है सी हर्ष ऊ वाला है और यह आपका है दीर्घ ऊ वाला है। देख रहे हैं ना, इसमें क्या है तो हर्ष ऊ सेट है, इसमें क्या है तो दीर्घ ऊ सेट है ना। दोनों का दोनों सही है, शुरुआत में दोनों का दोनों सही होता है। बेईमानी नहीं कीजिएगा, बताइएगा कमेंट जरूर कि आपने पहले से सीखा था, झूठ नहीं बोलिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब नहीं जानते होइएगा, लेकिन 90% भरोसा है कि नहीं जानते होइएगा, क्योंकि सब जहीं तहीं लिखता है। क्या करता है, सब जहीं तहीं लिखता है। वैसे मैं कैसे लिखना है इसका स्पेशल क्लास लूंगा, ठीक है। कैसे लिखना है, कौन सा शब्द कैसे लिखना है, ताकि आपके नंबर को कोई हिला ना सके, है ना, इसके मैं स्पेशल क्लास लूंगा। फिर अभी इतना ही समझिए कि हर्षु कैसे लिखते हैं और दीर्घु कैसे लिखते हैं, कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ने देख लिया। तो कमेंट में जो भी हो, जो अच्छी बात हो वो लिखिएगा, जो सही है वो लिखिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। और जितना भी पढ़ा है आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से समझा देंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो दोबारा भी क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।